किसी भी विषय की गहराई तक अगर आपको जाना है तो आपको उस विषय के इतिहास के बारे में पूर्ण तरह पता होना चाहिए। अगर आपको उस विषय का इतिहास पूरी तरह पता है तो समझ लीजिए कि आपने उस विषय का पूर्ण ज्ञान ले लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थ आयु आयुर्वेद की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, इस विषय का नाम है जिम, एक्सरसाइज, व्यायाम। आज की युवा पीढ़ी देख रहे हैं कि जो जिम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कई जगह पे तो डेथ तक हो गया है। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि जिम का इतिहास जानना। आप समझेंगे कि इतिहास जो मैं बताऊंगा यह कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सावधानी करें, क्या एक्सरसाइज करें, किस तरीके से करें, किन किन लोगों को नहीं करना है और करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपका आहार होना चाहिए और एक्सरसाइज करने के बाद किस विषय पे ध्यान रखना चाहिए, यह सारी बातों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आयुर्वेद व्यायाम के विषय में बहुत कुछ कहता है, तो इन बातों को आप सावधानी से समझिए, इन बातों को आप अच्छी तरह समझिए और किसी भी घटना होने से अपने आप को बचाइए। सन 1848 फ्रांस के पेरिस शहर में हिप्पोलाइट ट्रिएट नाम के एक व्यक्ति ने एक नई शुरुआत की, एक नए युग की शुरुआत की, वेट लिफ्टिंग जिम की शुरुआत की। एक ऐसा जगह जहां पे वेट लिफ्टिंग करके अपने शरीर को सुडौल बनाना और अपने शरीर के बल को बढ़ाना, इस चीज की शुरुआत की। जो जगह जो उन्होंने शुरुआत की, इसका नाम उन्होंने रखा जिम। 1848 में शुरू हुआ पहला जिम फ्रांस पेरिस में धीरे धीरे पूरे विश्व में अपने जगह बनाने लगा और सन 1931 भारत के मद्रास में श्री राम नायडू ने भारत का सबसे पहला वेट लिफ्टिंग जिम की शुरुआत की। जिम जो शब्द है, यह ग्रीक वर्ड जिम्नोस से लिया गया है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। नेकेड मतलब नग्न। जितने भी पहले जो लोग जिम किया करते थे, वह सिर्फ एक लंगोट पहन के जिम किया करते थे और लंगोट पहन के जिम किया करते थे, इसीलिए उसे जिम्नोस, नेकेड बताया गया। वह एक ओपन ग्राउंड में किया जाता था। जिम एक ओपन ग्राउंड में शुरुआत हुई थी। पहले 1848 के पहले जो लोग जिम किया करते थे, वह ओपन ग्राउंड में किया करते थे। 1848 में शुरू हुए इस जिम एक कमरे में शुरू हुआ। अब कमरे में शुरू होने के बाद धीरे धीरे यह एक पैक कमरे में आ गया और पैक कमरे से यह उस पैक कमरे में पंखा और एसी भी आ गया। नेकेड मतलब लंगोट पहने हुए व्यक्ति। अब वहां से शुरू हुआ जो जिम धीरे धीरे अब प्रॉपर जिम यूनिफॉर्म में आ गया। अभी का जो मॉडर्न जिम है, आप देखोगे एक प्रॉपर शूज होता है, एक प्रॉपर लोअर होता है और एक प्रॉपर टी शर्ट होता है। एक यूनिफॉर्म की तरह एक बैग में लोग जिम करने, लोग एक्सरसाइज करने, लोग व्यायाम करने जाते हैं। अब ये जो बदलाव हुआ है लंगोट से पूरे के पूरे जिम सूट में, एक ओपन ग्राउंड से पूरे के पूरे पैक ग्राउंड में, एक खुली हवा से एक पूरे के पूरे बंद रूम जहां पे एसी लगा हुआ है, इस बदलाव ने बहुत कुछ मानव शरीर को दिया। यह लोगों को समझ में नहीं आया। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं, ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं जहां पे यह दिखाया जा रहा है कि जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते उस बॉडी बिल्डर की मृत्यु हो जा रही है कार्डियक अरेस्ट से। यह बहुत दुखद बात है। इंजरी के केसेस तो बहुत हुए हैं, खास करके शोल्डर इंजरी के, या कई लोगों को बैक प्रॉब्लम, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं वेट लिफ्टिंग के समय। वेट लिफ्टिंग करने से जो सुडौल शरीर, जो मस्कुलर शरीर लोग बनाते हैं, फिर उसका कंपटीशन भी करते हैं। उस कंपटीशन में आपने देखा होगा कि
पूरी की तरह शरीर में मसल्स दिखाई देते हैं, पूरे के पूरे मसल्स दिखाई देते हैं। उस सुडौल शरीर का, उस मस्कुलर शरीर का शेप दिखना चाहिए, प्रॉपर शेप आना चाहिए, तभी उसे एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर या एक मस्कुलर बॉडी माना जाएगा। यह भी एक बदलाव हुआ है। गूगल कहता है कि वेट लिफ्टिंग, जो वेट लिफ्टिंग है वह जिम शब्द से आया हुआ है, इसीलिए ग्रीक नाम का जो देश है उसे यह कंसीडर करना चाहिए, उस देश को सबसे पहले मानना चाहिए कि वहां से जिम की शुरुआत हुई। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को साबित करने आया हूं कि ग्रीक को ही कंसीडर करना गलत है। ग्रीक को वेट लिफ्टिंग का पहला देश मानना गलत है, क्योंकि भारत में भी तो योद्धा हुए हैं। गदाधारी भीम, गदाधारी भीम जो गधा लेके अपने बल और अपने शक्ति के लिए जाने जाते हैं, उनको कौन भूल सकता है। हमारे भगवान श्री हनुमान जी, जिन्हें बल के लिए माना जाता है, जिन्हें शक्ति के लिए माना जाता है, उन्हें लोग कैसे नकार सकते हैं। जिम का इतिहास हमारे देश में काफी बड़ा है। जिम का इतिहास हमारे देश में काफी विज्ञान पूर्वक है। जिम का इतिहास आयुर्वेद में भी मिलता है, जहाँ पे व्यायाम शब्द इस्तेमाल किया गया है। व्यायाम, जिससे कि एक्सरसाइज, जिम में आप जाओगे तो एक्सरसाइज ही करोगे ना। जिम का तो मतलब मैंने बता दिया, नेकेड होता है। वहां जाके आप तो एक्सरसाइज करोगे, तो एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम है, व्यायाम ही करोगे। भारत देश में एक से एक पहलवान पाए गए हैं, भारत देश में एक से एक योद्धा पाए गए हैं। जो योद्धा थे, गदाधारी भीम जैसे जो बलशाली व्यक्ति थे, क्या वह बिना किसी व्यायाम को किए ही अपना सुडौल शरीर बना लेते थे? व्यायाम तो करना ही पड़ेगा ना। बिना व्यायाम किए उनमें वह बल नहीं आएगा। उनका जो गधा था, चाहे वो 1-2 किलो का था, चाहे वो 5 किलो का था, मेरे हिसाब से वो काफी भारी रहा होगा, 20-25 किलो के ऊपर रहा होगा। वह भारी जो गधा वो उठाते थे, दिन भर हमेशा जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो यह दिखाया जाता था कि वह अपने कंधे पे रखते थे। और कई बार उससे तो गधा से तो उन्होंने जब मारा होगा, जब उस गधा से जिसे भी मारा होगा, तो जो गधा उठाने के लिए बल लगता है, उसे घुमाने के लिए बल लगता है, उसे घुमा के पटकने के लिए बल लगता है, उस बल को, उस क्रिया को करने के लिए उन्होंने कई बार तैयारी भी की होगी। ऐसा तो नहीं है कि ले गधा मिला, उठाया और पटक दिया। हमारे देश में मुदगर, गदा और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिनको लेके व्यायाम किया जाता था, और जिस जगह पे व्यायाम किया जाता था उस जगह को अखाड़ा कहा जाता है, और अखाड़े अभी भी हमारे देश में हैं। ध्यान रहे, वेट लिफ्टिंग एक मोटा व्यक्ति, जो वजनदार व्यक्ति है, वो भी वेट लिफ्टिंग इतने आसानी से नहीं कर सकता। एक पतला व्यक्ति भी वेट लिफ्टिंग इतने आसानी से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि उसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो मॉडर्न जिम में जो लोग जा रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि पहले हल्का 5 किलो का वजन वो उठाते हैं, फिर 10 किलो का उठाते हैं, फिर धीरे से धीरे उनकी स्टेमिना बढ़ती जाती है। स्टेमिना मतलब बल, उनकी शक्ति उस वजन को उठाने की बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब है कि व्यायाम तो पहले भी हमारे देश में लोग किया करते थे, लेकिन जैसे कि मैंने हर बार बताया कि यह जो वेस्ट है, यह हमारे देश में, यह हमारे देश की साइंस को, यह हमारे देश के किए हुए आविष्कार को, यह हमारे देश में किए हुए शुरुआत को दबाने की कोशिश करता है। इसलिए गूगल भी नहीं बता रहा है कि वेट लिफ्टिंग सबसे पहले भारत में था। जी हाँ, मैं तो कहूँगा सबसे पहले भारत में ही था। सिर्फ एक गधा ही नहीं था, बराबर इक्विपमेंट्स थे। कई इक्विपमेंट्स ऐसे जो पत्थर के बने थे, कई इक्विपमेंट्स जैसे लोहे के बने थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार उस समय हो चुका था। लोहे की तलवार थे, लोहे के भाले थे, तो लोहे का तो आविष्कार हुआ ही होगा। लोहे का आविष्कार, लोहे को आकृति देना, एक आकृति देके उसे गोल बनाना और उस तरह से गधा का बनाना, यह सारी चीजें तो पहले से ही थी। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यह जो बदलाव हुआ है, और इस बदलाव में हमने देखा है कि कई बार जिम करते हुए लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मसल्स टियर वगैरह हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं स्पॉन्डिलोसिस के भी आए हैं जिम। अब मैं इस विषय को क्यों लेके आया हूँ? मैं तो हमेशा रोग के बारे में बात करता हूँ। जी नहीं, हमेशा रोग के बारे में बात नहीं किया जाता। आज मैं इस विषय को इसलिए लेके आया हूँ कि यह विषय, यह जो व्यायाम का विषय है, यह व्यायाम का विषय आयुर्वेद में बताया गया है। इस व्यायाम को किस तरीके से किया जाए,
इस व्यायाम का मतलब क्या है, इस व्यायाम को करने से क्या लाभ होता है, इस व्यायाम को अति करने से क्या हानि हो सकती है, किन लोगों को व्यायाम करना चाहिए, किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, यह सारा का सारा उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है। क्या आहार होना चाहिए आपका, जी आहार के आज कितना इंपॉर्टेंस है कि आप प्रॉपर आहार, प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आपकी प्रॉपर सुडौल शरीर नहीं बनेगी। बंद कमरा तो आ गया है, एसी वगैरह तो आ गई है, अब यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखा जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर एसी में व्यायाम करने के कुछ अपने अलग ही प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें ही रहते हुए किस तरीके से हम उस चीज़ को समझ के अच्छी तरह या सही तरीके से व्यायाम करें ताकि हमें उसके दुष्प्रभाव से गुजरना न पड़े। आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में जिन बातों का उल्लेख है हम उन बातों पर अब बात करेंगे। व्यायाम की परिभाषा, व्यायाम शब्द की निरुक्ति, व्यायाम के गुण क्या है, व्यायाम करने में सावधानी, व्यायाम किन लोगों को निषेध है, व्यायाम अति करने से क्या हो सकता है, व्यायाम कब रोकना है, उसके लक्षण क्या है, व्यायाम से होने वाले लाभ क्या है और व्यायाम के बाद क्या करना चाहिए। इन सारी बातों पे इतनी बातें, इतनी चर्चाएं हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। तो हम जानेंगे कि व्यायाम की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ व्यायाम: शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रा ताम समाचरेतु च। अर्थात शरीर की जो चेष्टा मन को प्रिय होते हुए दृढ़ता एवं बल को बढ़ाने के लिए की जाती है उसे व्यायाम कहते हैं। कई ऋषियों ने यह भी बताया है कि शरीर को थकाने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे व्यायाम कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन, परिभाषा जो है वो सटीक बैठता है। मॉडर्न रिसर्च, मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन से मैसेज होता है, वह पूरी तरह उसमें लग जाता है, आपका मन पूरी तरह उसमें लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर आपको बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है, आपने ठान लिया है, तो पहले आप ठानोगे ना कि हमें आज बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है। तो जब बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है तो आप पहले उसके बारे में सोच के रखे रहोगे कि हाँ बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है। आप सोचोगे, फिर उसके हिसाब से जो वेट लिफ्टिंग की क्रिया है, जो भी वेट आपको उठाना है, जो भी आपके ट्रेनर हैं वो आपको बताएंगे, या जो अगर आपको पता है तो आप उसको दोहराएंगे और उसके बाद ही वह मसल्स पंप अप होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके मन में वो बात रहनी चाहिए, आपके मन में वह पहले आपके मन को लगना चाहिए। जब मन होगा तो ही तो कोई कार्य होगा। तो इतना खूबसूरत आयुर्वेद में बताया गया है कि जो चेष्टा मन को प्रिय हो, कोई भी चेष्टा नहीं। कई लोग कहते हैं कि यार मैं बहुत दिन भर में काम करता हूँ, घर का काम है, महिला पुरुष सबकी बात कर रहा हूँ, भाग दौड़ है, ये है वो है, दैट इज नॉट व्यायाम। उसे व्यायाम की परिभाषा में नहीं लिया जाता है। व्यायाम की परिभाषा स्पष्ट है कि जहाँ आपका मन लगा है और आप मन लगा के जिस अंग के लिए आप चेष्टाएं कर रहे हो उसे ही व्यायाम किया जाएगा। अब व्यायाम शब्द की निरुक्ति, डेरिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखो ये व्यायाम लिखा हुआ है, इसका जो शब्द है अगर हम इसे तोड़ा जाएगा, संस्कृत में हर शब्द इसी तरह से मिलके बना हुआ है वाक्य, तो ये है आयाम। आयाम का मतलब है आयाम देयम शरीर व्यायाम निमिति अनुसंधेयम, अर्थात जिस क्रिया द्वारा शरीर के अंग प्रत्यंगों में खिंचाव अथवा तनाव पैदा होता हो उसे व्यायाम कहते हैं। इतना मतलब एकदम स्पष्ट है ना। जब आप व्यायाम करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तब आपकी जो भी मसल्स हैं उनमें तनाव तो आता है, पंप अप होके आपके मसल्स में ग्रोथ दिखेगा। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर एक प्रक्रिया से गुजरता है और उस प्रक्रिया के बीच कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। हमारा जो हार्ट है वह एक्सरसाइज के समय ब्लड को पंप करता है मसल्स की तरफ, वहाँ पे मौजूद मसल्स फाइबर्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और जो एक्सरसाइज हमने किया है, मान लो आज आपने बाइसेप्स का एक्सरसाइज किया है और उसी एक्सरसाइज को जब आप दोहराते हो तो उस एक्सरसाइज को दोहराते समय वहाँ पे वह प्रक्रिया बढ़ जाती है। मतलब
हार्ट का ब्लड को पंप करना मसल्स की तरफ ऑक्सीजन के लिए, मसल्स फाइबर तक के लिए वह प्रक्रिया बढ़ जाती है। और इस समय जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में एक एटीपी नाम का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक ऊर्जा का स्रोत जो कि मांसपेशियों को सिकुड़ने में इस्तेमाल होता है, वह उस समय हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होता है। और उस समय जब इस प्रक्रिया में वहाँ पे मौजूद जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जब वो टूटती हैं तो उनमें मौजूद क्रिएटिन, फॉस्फेट और ग्लाइकोजन नाम का एक केमिकल भी, एक तत्व भी एटीपी में बदल जाता है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। और इन सब प्रक्रिया में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में मौजूद ग्लाइकोजन जब पूरी तरह खत्म हो जाता है तो लैक्टिक एसिड पूरी तरह बन जाता है। मतलब जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनमें जो ग्लाइकोजन होता है वह पूरी तरह इस्तेमाल होता है लैक्टिक एसिड बनने के लिए। और फिर यह वह क्षण है जब हमारे मांसपेशियां थक जाते हैं और हमें आराम की जरूरत होती है। तो यह जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपके शरीर में से स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है और अत्यधिक पसीना निकलना शुरू होता है। और यही जो क्षण है जिसे आयुर्वेद ने कहा है कि यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए। जब आप सांस लेना शुरू करते हो, जब आप ऐसा लगता है कि आपके हृदय में सांस आने वाली है, सांस रुकने वाली है, आपकी सांस रुकने वाली है, जब आपको ऐसा लगता है, तो यह कहते हैं ना, उसकी जो परिस्थिति है उसके पहले ही आपको व्यायाम करना उस समय छोड़ देना चाहिए, वहां पे रुक जाना चाहिए। तो यह जो स्थिति है इसे बलार्ध कहते हैं। बलार्ध का मतलब है कि आपके बल, जितना भी आपका बल है, जितना भी आपका स्टेमिना आपने गेन किया हुआ है, उसका हाफ, उसके हाफ में ही यह सारे लक्षण मैंने जो आपको बताए, स्वेद आना और अत्यधिक स्वेद आना, श्वास, अत्यधिक श्वास का चढ़ना, आलस्य का आ जाना, हल्कापन हो जाना, यह सारे जो लक्षण हैं, उन लक्षणों के साथ में यह लास्ट स्टेज वाला जो लक्षण है, आपको वहां तक रुक जाना चाहिए। बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना कि इस सावधानी के साथ ही आप एक्सरसाइज करें। शायद यही सावधानी, यही अति वाला, यही क्षण, यही अर्ध बल वाला क्षण लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कहीं यही तो कारण नहीं है आज हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिम करते हुए लोगों को दिखाई दे रहा है। कहीं जगह तो मसल स्टीयर्स भी हो रहे हैं। तो अति को समझिए, जो सावधानी आयुर्वेद में बताई गई है उस सावधानी को समझें और अच्छे से ध्यानपूर्वक एक्सरसाइज करें। हाँ, अब अगर आप इस ओपन ग्राउंड में नहीं कर सकते, जैसे कि अभी जो क्लोज जिम है, जो पूरी तरह पैक्ड जिम है, उसमें आप एसी में कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखें कि आपका बल कितना है। आपके बल के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने ट्रेनर से बात करें। अगर आपके ट्रेनर को भी शायद ये पता ना हो तो आप कहीं पे भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, जो प्रोफेशनल है, या किसी और डॉक्टर को जिससे पता है कि आपके शरीर का बल क्या है। और ज्यादा करके आपके शरीर के बल के बारे में तो आपको ही पता होता है। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तब आपको पता चल जाता है कि आपका बल कितना है और आप अपने अर्धे बल पे ही एक्सरसाइज को रोक दिया करो। अब एक्सरसाइज करने के बाद क्या, जब आप व्यायाम कर लेते हो, जहां आपकी मांसपेशियां थक जाती हैं, जहां आपको आराम की जरूरत होती है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तो उसके बाद शरीर का मर्दन करना चाहिए। मर्दन मतलब शरीर को दबाना। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। जब भी आप अपने शरीर को एक्सरसाइज के बाद दबाते हैं, जो आपके शरीर में दर्द आया हुआ होता है वह कम हो जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, यह रिसर्च भी यह बताते हैं कि आपको ऐसा मर्दन करने से, शरीर को दबाने से आराम मिलता है। जो मोटे लोग हैं वह उद्वर्तन नाम का एक चिकित्सा है, वह आप करा सकते हो। आप अपने शरीर की मालिश, जो थोड़े से पतले हैं, वह अपने शरीर की मालिश तेल से करवा सकते हैं। ध्यान रहे, आप अपने शरीर में जो भी तेल लगाएं, उस तेल को बराबर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को बताने के बाद ही इस्तेमाल करें। आपकी शरीर की प्रक्रिया, आपके शरीर की प्रकृति और आपके शरीर में कुछ अगर रोग होंगे तो वह सब भी मायने रखता है कि आपके शरीर को कौन से तेल की जरूरत है, किस प्रकार के तेल की जरूरत है। और एक बहुत
अच्छी चिकित्सा के बारे में बताया गया है, जिससे कहते हैं बस्ती, मात्रा बस्ती। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जॉइंट्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, है ना। चेस्ट मूवमेंट होता है तो आपका जॉइंट जो है, आपकी मांसपेशियां जो हैं वो बहुत इस्तेमाल होती हैं। इसमें जॉइंट का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, मूवमेंट्स वहीं से होते हैं, सर्कुलेशन वहीं से होता है। जब आप एक भी वेट लिफ्टिंग करते हो तब हर वक्त आपके जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, और दो जॉइंट या एक जॉइंट के बीच में दो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को प्रॉपर रखने के लिए तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन हड्डियों को प्रॉपर मूवमेंट देने के लिए तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कि फ्लूइड की ज़रूरत होती है जो फ्रिक्शन लेस हो, जहाँ पे दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन ना हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई मशीन होता है, अब दो मशीन एक में जहाँ जोड़े होते हैं, जहाँ जॉइंट होता है, वहाँ पे अगर तेल आ जाए, वहाँ पे अगर ग्रीस आ जाए, तो वहाँ पे वह मूवमेंट्स फ्री हो जाता है, वह मूवमेंट अच्छी तरह होने लगता है। वह दोनों लोहे या मेटल से बनी हुई चीज़ें आपस में टकराती नहीं है। ठीक इसी तरह आपके हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं, दो हड्डियां जहाँ पे जुड़ती हैं, वहाँ पे तेल की बहुत ज़रूरत होती है। तो ध्यान रहे, अगर आप नित्य एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नित्य मात्रा बस्ती का भी सेवन करें। मात्रा बस्ती सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए, व्यायाम करने वाले लोगों के पूरे शरीर के लिए ही उपयोगी होती है, और यह बलवर्धक भी होता है। तो मात्रा बस्ती का नित्य सेवन करना व्यायाम वालों के लिए होना चाहिए। मात्रा बस्ती के बारे में आप अपने वहाँ आपके आसपास में जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हों, उनसे इस बारे में सलाह ले सकते हैं। अब व्यायाम के कुछ गुण भी बताए गए कि व्यायाम करने से व्यायाम के क्या क्या गुण हैं। तो व्यायाम के कुछ गुण हैं, जैसे शरीरोपचय, मतलब बॉडी का नरिशमेंट होना, कांति आना, ग्रेसफुल होना, शरीर का विकास होना, बॉडी का ग्रोथ होना, जठराग्नि का बढ़ना, मतलब आपके एपेटाइट का अच्छा होना, अनालस्य मतलब आलस का निकल जाना, स्थिरता, फर्मनेस आना, हल्कापन, शरीर में लाइट आना, ऊर्जा, लस्ट का बढ़ना, श्रम, क्लम, प्यास, गर्मी, सर्दी, ये सारी बातों को, ये सारी चीज़ों को सहने की शक्ति आपके शरीर में बढ़ती है, और मोटापा कम होता है। साथ में आपके शरीर के अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखने लगते हैं और वो ठोस हो जाते हैं। तो ये गुण है। गुण मतलब आप जो भी चीज इस दुनिया में है उसके एक अपना गुण होता है, तो वो इसके गुण है। अगर आप प्रॉपरली करोगे तो ये सारी चीजें आपको आपके शरीर में दिखाई देंगी। लेकिन व्यायाम करते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। व्यायाम करते समय किन किन बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है उम्र। सीधी सी बात है, आपकी उम्र आपके व्यायाम करने लायक होनी चाहिए। बच्चे और वृद्ध जो होते हैं वो व्यायाम नहीं कर सकते। दूसरा आता है स्ट्रेंथ। आपके बॉडी में वो स्ट्रेंथ पहले से ही होना चाहिए। अगर आपको व्यायाम करना है ना, तो उसके पहले बॉडी में इतनी थोड़ी तो स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो पहले स्ट्रेंथ को बनाइए। स्ट्रेंथ को बनाने के बाद में ही आप जिम जाइए। यहाँ जैसे शरीर की प्रकृति होती है, यहाँ जैसे शरीर की आकृति होती है, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। जैसे कि कई लोगों के शरीर का वजन 60 किलो होता है, कई लोगों का 70 किलो होता है, कई लोगों का 90 किलो होता है, कम ज़्यादा भी होता है। तो हर व्यक्ति का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। जिम के पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप व्यायाम करने जाओगे, एक्सरसाइज करने जाओगे, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेंथ तो अलग ही होगा ना। एक व्यक्ति जो 50 किलो का है वह ज़्यादा वजन शुरू में उठा नहीं पाएगा, और अगर वो उठाने जा रहा है, अगर वो क्रिया करने जा रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति मोटा है, काफ़ी स्थूल है, जिसका वजन 90-100 ऐसा है, तो वह भी अगर वजन उठाने जाएगा तो उसके मसल्स में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले स्ट्रेंथ बढ़ाइए। इसलिए आपने देखा रहेगा कि जिम में व्यायाम करते समय ट्रेनर आपको पहले ही यह नहीं कह देता है कि चलो इतना किलो उठा लो, इतना किलो उठा लो। वो अपनी जगह पे सही होता है। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जिनका स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है वह कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक वार्म अप एक्सरसाइज ही करें, हल्का एक्सरसाइज ही करें, जिससे आपका स्ट्रेंथ बढ़े और फिर आप वेट लिफ्टिंग के लिए जाएं। और यही तो सिस्टम है। तीसरा है फिजिक, आपके शरीर की रचना जो है। जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेंथ के लिए
जो आपकी शरीर की रचना है। जैसे कि एक छोटे कद वाला व्यक्ति, एक बहुत ही बड़े कद वाला व्यक्ति, एक बहुत ही पतला व्यक्ति, एक बहुत ही मोटा व्यक्ति, सबकी फिजिकल शेप जो है वो अलग अलग होती है। तो जब वो फिजिकल शेप अलग अलग होती है तो उसे वहां पे उस तरीके से व्यायाम को शुरू करना चाहिए। चौथा है देश। यहाँ देश का मतलब यह है कि वह जगह जहाँ पे आप व्यायाम कर रहे हैं वह पूरा का पूरा जगह, वहाँ ठंडी ज़्यादा है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो बातें हैं यह पैक जिम, पैक रूम, एसी वाले रूम में लागू नहीं हो पाता है। बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, अंदर का टेम्परेचर कुछ और है ना। तो व्यायाम करते समय ऋतु, सीजन का भी ध्यान रखना चाहिए। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, मतलब जो ठंडी वाले ऋतु हैं वहाँ पे उस ऋतु में व्यायाम अच्छे तरीके से हो जाता है, और गर्मी के ऋतु में व्यायाम कम होता है क्योंकि हमारा शरीर का बल कम रहता है। इसीलिए गर्मियों के ऋतु में व्यायाम आप कम ही करें तो अच्छा होगा आपके शरीर के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी हमें सावधानी रखनी चाहिए, बहुत ही मुख्य बात, वह है हमारा डाइट, हमारा आहार। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारी जो प्रकृति है, हमारा आहार उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा जो देश है, बाहर का जो क्लाइमेट है, हम आहार उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी शरीर की रचना कैसी है, आपके शरीर में भूख कितनी है, आपका एपेटाइट, पाचन शक्ति कैसा है, आहार उसके ऊपर भी डिपेंड रखता है। मैंने देखा है अक्सर कि जिम करने वाले जो जिम करते हैं, और सच मानिए जिम करते समय आपका जो एपेटाइट है बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी भूख अच्छी हो जाती है। इसलिए जब आपको आहार नहीं मिलता है, जिस समय आप कहीं बाहर होते हैं आपको आहार नहीं मिलता है, तो कुछ भी खा लेते हैं। मैंने लोगों को भूख में वड़ा पाव तक खाते हुए देखा है। क्या करोगे? भूख लग रही है, और जिस समय भूख लग रही है आपकी जो मसल्स हैं वो पेन करना शुरू करते हैं। कई लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उतना एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने शरीर को उतना वर्कआउट में, चेष्टा में ला रहे हो, और आपकी जो शरीर की नीड है, जो सप्लीमेंट है, वह नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही आहार खाना, सही टाइम पे खाना, और सही मात्रा में खाना। आहार के बारे में मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आहार के ऊपर आज के समय में मैंने देखा है कि कई लोग कुछ भी सोशल मीडिया पे आहार के बारे में बताए जा रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो आयुर्वेद व्यायाम करने वालों को आहार के बारे में क्या बताता है, इसके बारे में मैं अलग से पूरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए? जी हाँ, ये सावधानियां हैं। ये बहुत ही बात मेरी जो है, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ पे व्यायाम नहीं करना चाहिए। खास करके वात और पित्त रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है, जो वात और पित्त पीड़ित रोगी हैं, उन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण में व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण मतलब जहाँ आपका खाना पचा नहीं है, उस समय आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। आपने खाना खाया हो, खाना खाने के तुरंत बाद आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। पूरी रात आप जागे हो, आपने नींद बराबर नहीं ली हो, तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। आपने संभोग किया हो, ज़्यादा सेक्स किया हो, तो भी नहीं करना चाहिए। जोर से हंसने वाले, जोर से बोलने वाले, जो स्पीच वगैरह देते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ पे उनका बोलने का काम ज़्यादा है। रक्तपित्त मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हेमरेजिक प्रॉब्लम्स है, कई लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, हार्ट डिजीज़ में खून पतली करने वाली जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं, उन लोगों को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए। श्वास के रोगी जिन्हें दमा वगैरह है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि सभी दमा, उस पर भी बेटर रहेगा कि आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं, बताएं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस शारीरिक रोग से ग्रस्त हूँ और मुझे व्यायाम करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनकी सलाह ले लें। बाकी जिन्हें ज़्यादा प्यास लगा हो, जिन्हें चक्कर की समस्या हो, जिन्हें स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह हो, है ना, ये सारे वात के रोग में आते हैं। जिन्हें हाइपर एकदम ज़्यादा गुस्सा वगैरह हो, तो वो गुस्से को पहले कंट्रोल करें।
तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी का फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, आफ्टर फ्रैक्चर उसके जो पेन्स वगैरह होते हैं, मसल्स टीयर वगैरह हुआ है, टेंडन टीयर वगैरह हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान काफ़ी रखना है और उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आपको व्यायाम करना है। तो इस समय ऐसे रोग में, ऐसे वेदना वाले रोग में यह बेहतर होगा कि आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लें कि उस चीज़ को कैसे कम किया जाए, उस दर्द को कैसे कम किया जाए, उस रोग को कैसे कंट्रोल किया जाए और फिर आप व्यायाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वाला रूम होता है तो आपको पता नहीं चल पाता है क्योंकि पसीना नहीं आता है, तो आप और व्यायाम करने जाते हो और व्यायाम करते हो तो आप अति व्यायाम कर लेते हो। जब आप अति व्यायाम करते हो तो अति व्यायाम करने से जो समस्या है वह समस्या आप झेलते हो और आपको पता नहीं चलता है। तो अति व्यायाम करने से क्या समस्या है? क्षय का हो जाना, प्यास का लगना, अरुचि, उल्टी हो जाना, रक्त पित्त मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह या कहीं हेमोरेजिक कंडीशन वगैरह हो जाना, भ्रम, चक्कर का आना, कास, शोष, ज्वर, श्वास, हृदय रोग, यह ऐसे कई समस्याएं। ध्यान रहे, यह हर किसी को नहीं दिखाई देगा। यह समस्या पर्टिकुलर प्रकृति वाले व्यक्ति को ही दिखाई देगा या उसके उस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसको दिखाई देगा। बाकी जो लक्षण हैं जैसे कि पसीने का आना, अति ज़्यादा स्वेद का आना, हृदय की गति का बढ़ जाना या हृदय की रुकावट का होना, ये सारे लक्षण तो कॉमन है, ये तो सबको दिखाई देंगे अगर आपने अति किया हुआ है। इसलिए अति न करें। हो सकता है आज न दिखाई दे, कल न दिखाई दे, बट वो जब आप उसको लिमिट को क्रॉस करोगे तो दिखाई देगा ही देगा। क्योंकि जब आप जिम करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तब आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तब आपका ब्लड प्रेशर भी शूट अप हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। और जिस तरह हमने बताया कि व्यायाम जो करना चाहिए, इस तरीके से जो व्यायाम किया जाता है, इस व्यायाम का कुछ लाभ भी होता है, बहुत कुछ नहीं, बहुत लाभ होता है। मतलब जो कुरूप दिखने वाला व्यक्ति है, जो एकदम कृष दिखने वाला व्यक्ति है, वह भी व्यायाम करके अपने आप के अंदर, अपने शरीर के अंदर एक सुंदरता प्राप्त कर सकता है। वह जो मोटा व्यक्ति है वह अपने शरीर को अच्छी तरह मस्कुलर बना सकता है। इनमें से दोनों प्रकार के व्यक्ति अगर वो सही तरीके से नित्य व्यायाम कर रहे हैं तो उनकी पाचक अग्नि बहुत अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि बहुत कुछ पचा लेते हैं, इसलिए उन्हें भूख भी लगता है। तो ऐसे समय पे आप लोगों का आहार क्या होना चाहिए, उस आहार के बारे में मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह आज के डेट में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जिसे सावधानी से और जिसे अच्छी तरीके से पालन किया जाए तो जिम करने वाले लोगों का, एक्सरसाइज करने वाले लोगों के मसल्स प्रॉपर बने और उन्हें कोई समस्या भी ना हो। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।